हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 पेपर आने वाला है। केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस किस टाइप के आ सकते हैं, हर चैप्टर में किस किस टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में। कराऊंगा आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे भाई, हर चैप्टर के। और इसके अलावा हिंट भी दे दूंगा और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं जो कि केस बेस्ड होंगे। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से करा जा सकता है। ये सब कुछ करेंगे दोस्तों आपके सामने। अब विजिबल है पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं क्या होगा। आपके सामने एक टूर्नामेंट फिक्सचर है दोस्तों, ठीक है। सीबीएसई नेशनल फुटबॉल नेशनल कंपटीशन का। इसके बेसिस पे कुछ आपको आंसर देने हैं। देखते हैं, कोशिश करेंगे आंसर देने की। फिलहाल अगली स्लाइड पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम्स इन द टूर्नामेंट। नॉन सीडेड टीम, भाई नॉन सीडेड टीम कौन कौन सी हो गई देखो तो अगर ध्यान से। एन की वैल्यू 13 है, 13 टीम्स का मैच है। और सीड एक ये सीड फर्स्ट टीम को, 7 टीम को, 8 टीम को और 13, 4 सीड है। 13 - 4 इक्वल्स टू 9। तो नॉन सीडेड टीम हो गई आपकी 9। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 9। चलो जी, एक आंसर मिल गया। द प्रोविजन विच प्लेस गुड टीम्स इन अ सेपरेट हाफ्स और पूल्स so that do not play with the other good teams at earlier rounds is known as dash। आपको बताना है ऐसा क्या प्रोविजन है जिससे जो अच्छी टीम्स हैं वो अलग अलग हाफ में बढ़ती हैं और उसके बाद एक प्रोविजन बनाया जाता है कि वो शुरू के राउंड में खेले ही ना, अर्लियर राउंड में खेले ही ना। वो ये नहीं कह रहे कि पहले राउंड में ना खेले, अर्लियर राउंड मतलब शुरू के 2-3 मैच में खेले ही ना, मतलब फाइनल मैच में खेले। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या इसका आंसर बाय है? लीग टूर्नामेंट, सीडिंग मेथड या नॉकआउट टूर्नामेंट? इसका सही आंसर दोस्तों सीडिंग। तो सीडिंग का मतलब यही होता है कि जो अच्छी टीम्स होती हैं वो शुरू के या अर्लियर राउंड में ना खेले, इसलिए उनको पीछे प्लेस करा जाता है। ध्यान रखे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीडी टीम। इनमें से कौन सी सीडी टीम नहीं है? देखना पड़ेगा भाई, दोबारा आते हैं। सीडी टीम हमारे पास है 1, 7। आप ध्यान से देखेंगे, टीम नंबर 1, टीम नंबर 7, 8 और 13। तो 7, 8 और 13 तो सीडी टीम है, 10 वाली नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। 10 वाली सीडी टीम नहीं है। हाँ ये रही, देखो 10 वाली दोस्तों नॉर्मल ये रही बेचारी, ये सीडी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, बड़े सिंपल सिंपल से, आप बहुत आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हिंट है, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके और आपका अपना यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है इन सारे अमेजिंग कंटेंट को लेके। जल्दी से सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। कंप्यूटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज हैज बीन नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस। द competition of tournament are held according to the set of rules regulation. The success of the tournament depends upon suitable fixture. Observe given below fixture and answer the following question। भाई ये फिक्सचर क्या है? ए और बी खेले, ए जीता। सी और डी खेले, डी जीता। ठीक है, ई को बाय मिली हुई थी, फिर ए को बाय मिल गई, ए बाहर आ गया। इधर डी का मैच हुआ, ई जीता, उसके बाद विनर मिला। ये तो मुझे नॉकआउट टूर्नामेंट लग रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अगले पेज पे फिलहाल क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, ये मेथड जो फिक्सचर का है इसको क्या कहते हैं? तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों, ये क्या है? तो सबको पता है, इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग नॉकआउट। आप लोग जानते हैं ये हमारे नॉकआउट है इसका जवाब, और पता है आप लोग को बहुत अच्छे से ये नॉकआउट है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है इसके अंदर? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1। नॉकआउट में फॉर्मूला n-1 आपको पता है। एडवांटेज इस टूर्नामेंट की सबसे बढ़िया होगी कि इस टूर्नामेंट के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, बता दूं इसकी खासियत के बारे में आपको। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n-1 होता है।
ठीक है। और एडवांटेज बताऊं इस टूर्नामेंट की, तो सबसे बड़ी एडवांटेज इस टूर्नामेंट के अंदर यही होती है कि जितनी भी आलतू फालतू टीम है जो ढंग से नहीं खेल पा रही वो पहले बाहर हो जाती है, ताकि अच्छी टीम बढ़िया कंपटीशन कर पाए। इसके अलावा इकोनॉमिकल है, सस्ता है, कम टाइम लेता है, बढ़िया है। ठीक है। सो सबसे बढ़िया इसके अंदर फायदा हो गया हमारा इकोनॉमिकल। ठीक है। और एक फायदा हो गया हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, LTC शॉर्ट में लिखा है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स, ओके, जो टीम हारी वो क्या होगा, उसको बाय मिलेगी, अनदर चांस मिलेगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी? ना जी ना, कुछ नहीं मिलने वाला भैया। जो हारा सीधा घर। जब तक खेल रहे हो, जब तक जीत रहे हो, टिके रहो। और जो हारा वो सीधा सीधा बाहर, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, वो सीधा हारा और सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर से दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है। आप लोग जानते हुए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ, इसमें हमारे जो वुमेन इन स्पोर्ट्स की कुछ हिस्ट्री एक बार रीड कर लेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पद्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यूज्ड टू रीड बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी। वन डे she was studying the history of women participation in Indian sports and felt that more girls and women must be encouraged to actively participate in sports. She believed that impossible things can be achieved through participation in sports. क्या बात है, बहुत बढ़िया बनवा। In which year did women first participate in Olympics? तो पहला साल जिसमें वुमेन्स ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक में दोस्तों, वो था 1900। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज एसोसिएटेड बैडमिंटन? भाई सबको पता है, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, करना मल्लेश्वरी या पीटी उषा। इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का नाम सबने नाम सुना ही यार, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है। और साइना नेहवाल बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं दोस्तों बैडमिंटन के अंदर, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमिनोरिया इज अ कंडीशन ऑफ डैश। एमिनोरिया किस चीज की कंडीशन है दोस्तों? तो ये होता है हमारे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कह लो या डिसऑर्डर कह लो। ठीक है, आप डिसऑर्डर भी कह सकते हैं कहना चाहें तो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन, शीतल spent her weekend checking the health status of all the security guards of huge gated community as a part of project work by PT teachers. She found that more than half of them shown a significant deformity in the upper part of their vertebral column. Okay, भाई ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था कुछ, तो बताना है ये जो टर्म है, द टर्म यूज टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी आपको दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस आपको पता है। और इसके कॉजेज आप बता सकते हैं, वीक मसल्स, हैवी लोड। सबसे बड़ा कोज तो हैवी लोड है यार, मतलब बहुत जब भारी वजन आप उठाते हैं तो ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। द आसन विच हेल्प इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशन, आसन बता दो इसके, कोई सा बता दो, धनुरासन बता दो, शॉर्ट में लिख रहा हूं धनुरासन। ठीक है, चक्र आसन, चक्र आसन भी इसका एक बहुत अच्छा, ठीक है, बता देंगे नॉर्मल अपना। उसके बाद बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ डैश, आपको बताना है पीछे की तरफ। बेसिकली क्या है, बेंडिंग हेड बैकवर्ड, बैकवर्ड तरफ अगर हम करते हैं तो उससे क्या इंप्रूव होगा भाई? इससे काइफोसिस इंप्रूव होगा। अगर आपको पता ही है, ये जो फोटो है काइफोसिस की ही है। अगर इसमें क्या है, आपकी जो स्पाइनल है वो आगे तरफ झुक रही है, अगर मैं सिर को पीछे ले जाता हूँ तो आपकी स्पाइनल सर्कल के पीछे जानी शुरू हो जाएगी और नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, तो इससे करेक्ट होगा यार, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो ये काइफोसिस के लिए ही करा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास योगा वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ गए, काफी ठीक ठाक से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आपके सामने एक पिक्चर है, आपको बताने है पिक्चर किस चीज की है। तो यह दोस्तों हमारे वज्रासन की, वज्र आसन, जिसको हम लोग डायमंड पोज के नाम से भी जानते हैं। दिस आसन इज यूज टू क्योर, किस चीज को क्योर करने में काम आता है? ओबेसिटी यार। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जो लोग खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी लोग इसी आसन को करना पसंद करते हैं और ओबेसिटी से बचाता है आपको, काफी अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। नॉर्मल बीपी एक एडल्ट का आपको पता ही है दोस्तों 120 से 80 mm के बीच में जाता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, mmHg। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। नेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप के योगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का ही आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास अगेन योगा से एक क्वेश्चन है, गीता जो योगा टीचर डज रेगुलर योगा एक्टिविटी इन हर हाउस
with family. It helps in improve her family health. One day her neighbor Sheila came to her house with her daughter. Sheila's daughter is 14-year-old but has short height. Gita advised her to do some आसन regularly to increase her height. ओहो, हाइट बढ़ाने वाले आसन भाई कौन से हैं? कौन सा आसन है दोस्तों जिससे हाइट बढ़ सकती है? यार कौन सा होगा वो आसन? तो दोस्तों क्या वो ताड़ासन है, भुजंगासन है, सुखासन है, या दोनों है? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है ताड़ासन। ताड़ासन हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसन में से एक है। अगर आपको भी अपनी हाइट बढ़ानी है तो ताड़ासन करना परफॉर्म शुरू करो, आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ सकती है दोस्तों। नेक्स्ट, वज्रासन हेल्प्स टू रिलीव फ्रॉम। वज्रासन का यूज क्या है? वज्रासन का यूज होता है दोस्तों बैक पेन से आपको बचाता है, ठीक है, और ओबेसिटी को भी क्योर करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में। वैसे बैक पेन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। नेम वन आसन विच कैन बी यूज टू क्योर ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए भैया, ओबेसिटी के लिए कौन सा आसन करें? आप कोई भी कर सकते हैं, आप पवन मुक्त आसन कर लो, ठीक है, अच्छा आसन है, कोई भी कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, पवन मुक्त आसन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN चैप्टर। काफी बढ़िया चैप्टर है यार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में आपके सामने। राजू, शीला, मिली विजिटेड न्यूली मेड फ्रेंड्स लिविंग इन अ सेंटर विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. One day before visiting center, they had a meeting with a school physical education teacher and learned many guidelines to deal with the special children या special friend at the center. They were much excited to meet them and know how happy their friends would be. Okay, बच्चे मिलने जा रहे हैं, अच्छी बात है। The set of guidelines these children learn from are okay. जो गाइडलाइन एक इंसान को दी जाती है CWSN से डील करते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं, नाम बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स कहते हैं हम लोग। ध्यान रख के चलना इस बात को, डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। हो सकता है कुछ बुक में गिवन हो सकता है कुछ बुक में गिवन भी ना हो, तो बड़ी बात नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो दी जाती है। जब भी हम CWSN से मिलेंगे तो इन चीजों को ध्यान रख के चलेंगे। टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वन शुड हैव, ओके, सबसे बड़ी बात है क्या होना चाहिए इंसान में जब वो ऐसे बच्चों से मिलते हैं, स्पेशल बच्चों से मिलते हैं? करेज, फियर, पेशेंस, डाउट। भाई इसका सही आंसर है पेशेंस, बहुत जरूरी है, सब्र बहुत जरूरी है। व्हेन डीलिंग विद पर्सन हु इज ब्लाइंड, तो जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन से मिले हम किस तरीके से डील करें? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक वेरी नियर टू हियर, आस्क देम क्वेश्चन, टॉक टू टचिंग। तो क्या करना चाहिए हमें? आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपने नाम को लेके इंट्रोड्यूस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ चुका है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका जवाब देते हैं। कौन कौन से ये क्वेश्चन है जानते हैं फटाफट अपना, तो इनको जानते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने, विकास इज अ स्टेट लेवल रेसलर has been advised by his coach to take adequate amount of simple carbohydrate, vitamins, minerals and protein in their diet along with the training schedule. He has also been advised to follow the diet plan and be aware of the drawbacks of the unsupervised dieting. Glucose, fructose and lactose are dash. आपको बताना है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको बताना है क्या ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है या फैट्स है दोस्तों। सोच समझ के जवाब देंगे इसका, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, और इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो रहेगा हमारे पास, ये सब के सब दोस्तों हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। Which amongst these is a pitfall of dieting? pitfall of dieting कौन सी है इनमें से? skipping meal, reducing energy food, drinking lot of water, taking the supplement। तो दोस्तों skipping meal हमारा pitfall है, नुकसान है, या डाइटिंग में हम ये बहुत कॉमन करते हैं। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आदि डैश ऑफ लाइफ। तो दोस्तों आपको बताना है अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या है हमारी जिंदगी में, बिल्डिंग ब्लॉक, ट्रेनिंग ब्लॉक, फिटनेस ब्लॉक, बोथ हैं भी। तो दोस्तों अमीनो एसिड और प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक में आते हैं, इस बात को ध्यान रखे चलना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने एक फोटो आ चुकी है दोस्तों, फोटो आएंगी बिल्कुल आएंगी यार, इसके अंदर देखो विटामिन ए, B1, बहुत सारे विटामिन है, ठीक है। क्वेश्चन है द विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डैश फूड। ओके, सबके सब विटामिन, मिनरल, वाटर सब मिला के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं दोस्तों हमारा डिफेंसिव फूड, और ये हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने में हेल्प भी करता है। विटामिन ई कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डैश मेकिंग आर डैश सिस्टम स्ट्रॉन्गर। तो विटामिन ई में क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन ई में होती है हमारी एंटीबॉडीज,
और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को इम्यून बनाती है या डिजीज से फाइट करने के काबिल बनाती है। तो हम कह सकते हैं ये हमारी बेसिकली बॉडी को या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों में बीमार ना हो जाएं, छोटी छोटी बीमारियों के चक्कर में ना पड़े। तो विटामिन ई लेना मत भूलना, बहुत जरूरी है दोस्तों। विटामिन ई के सोर्सेज आपके सामने है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है, पपाया है, तो खाओ पियो और ऐश करो। डैश vitamins is a group of 8 water soluble vitamins which are important for cellular metabolism। 8 water soluble vitamin का ग्रुप क्या कहलाता है दोस्तों? इसको हम क्या चलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। आपके सामने बी कॉम्प्लेक्स नजर भी आ रहा है आपको, और ये बी वाला जो है बहुत सारे टाइप में बटा होता है। आपके सामने है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बहुत सारे हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। स्पोर्ट मिस्टर किरण रज्जू has launched many sports scheme in India. Among these, one of the best scheme is Khelo India. Mr. Karan, father of Karthik, approached the PE teacher and inquired about the fitness level of the student. PE teacher replied that Khelo India consists of physical fitness tests for school children and they were analyzing student fitness through these tests. भाई बढ़िया क्वेश्चन है, इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छे से करके चलेंगे। क्वेश्चन है टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस विच ऑफ द टेस्ट इज बेस्ट। आपको बताना है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जी हाँ दोस्तों, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा सुटेबल है, सोच समझ के जवाब देंगे दोस्तों। तो क्या इसका सही आंसर है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, बैरो फिटनेस टेस्ट या जनरल फिटनेस टेस्ट? तो दोस्तों लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट सबसे बेस्ट है, और ये बढ़िया टेस्ट है, ध्यान रखे चलिए दोस्तों। रिकलियन जोन्स इज कंडक्टेड ऑन डैश। आपको बताना है रिकलियन जोन्स जो टेस्ट होते हैं वो किस पे कंडक्ट करे गए, चिल्ड्रन पे, एडल्ट पे, एडोलसेंस पे या सीनियर सिटीजन पे? सबको पता है इसका सही जवाब है सीनियर सिटीजन, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेथड कैन बी फॉलो टू इंप्रूव द जंप। ओके, जंप को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जंप को इंप्रूव करने के लिए आप एक्सप्लोसिव पावर का यूज करो, या फिर मैं कह सकता हूं आप स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों के कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करो, अपने आप आपकी जंप इंप्रूव हो जाएगी, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। मिस्टर लक्ष्मण एज 65 वर्क एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। He had to walk and climb a lot of part of the job. After retirement, he settled with his son, spending time with his grandchildren. Nowadays, he's experiencing difficulty in doing certain chores with involving physical movement. Okay. Name the test which you can recommend to check Mr. Lakshman fitness. कौन सा टेस्ट करवाएं भाई? तो भाई कौन सा टेस्ट कराएं, कौन सा टेस्ट कराएं भाई? मैं तो कहता हूँ सीनियर सिटीजन 65 एज है, तो रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट करा लो, बहुत जरूरी है, पता चल जाएगा। हाउ मेनी सीरीज ऑफ टेस्ट, कितने होते हैं इस टेस्ट के अंदर आपको बताना है, तो सबको पता है इसमें होते हैं दोस्तों हमारे 6 टेस्ट, ध्यान रखेंगे। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक। ओके, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट किस चीज के लिए करा जाता है? ये दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे। ये बताता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है बॉडी में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अच्छे से करना सारे के सारे। एमसीक्यू में क्वेश्चन यही आते हैं कि दिस टेस्ट इज डन टू चेक दिस, दिस टेस्ट इज डन टू चेक दिस, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट, सिंपल चैप्टर है, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। ड्यूरिंग अ रीसेंट स्कूल मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स रिकॉर्डेड बीपी ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. The reading were different for all the students. The normal blood pressure of healthy person is 120 top number, 80 bottom number. It was found that most of the students were normal BP range. Some students who came after physical activity had a high range of blood pressure. ठीक है, नया बताना है नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, ये आपको पता ही है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं इस बात को, और काफी कॉमन है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सिस्टोलिक और नॉर्मल डायस्टोलिक। वैसे आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज आपको बतानी है इसके अंदर, और ये जवाब दोस्तों आप सोचिए एक बारी कि नॉर्मल सिस्टोलिक रेंज क्या है, आपको इसका जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। ये जवाब देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि बताइए सिस्टोलिक डिस्टोलिक कितना कितना ब्लड प्रेशर होता है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हाई बीपी ऑफ द स्टूडेंट कम आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। भाई फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो आए हैं उनका बीपी ज्यादा क्यों है, ठीक है, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपको। टू मीट इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, हार्ट रेट इंक्रीज रिजल्टिंग हाई बीपी, टू मीट इंक्रीज डिमांड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
heart rate increases resulting in high BP. To extract blood from the active muscles, blood pressure increases. तो भाई सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड का हमारा कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑब्वियस ही बात है, हार्ट की पंपिंग बढ़ गई इसलिए बीपी भी बढ़ गया। सिंपल जवाब है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अर्ली मॉर्निंग वी ऑब्जर्व मैनी ओल्डर पीपल फॉलोइंग फिटनेस regime. One day Ramu observed a 60-year-old man was holding his chest on the ground. When Ramu approached, he said he felt chest pain regularly after jogging. Normal heartbeat कितनी है adult की? 72 beats per minute. Age and gender plays a very important role in which of these component? Endurance, strength, explosive power या speed? भाई सबसे ज्यादा एज के हिसाब से स्ट्रेंथ बहुत इफेक्ट होती है, ध्यान रख के चलेंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ स्टार्ट रिसीडिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ, किस एज के बाद कम होनी शुरू हो जाती है? 35 से 40 ईयर्स की एज के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट चैप्टर्स हमारे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर डिस्कस एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट वाज एक्सप्लेन टू स्टूडेंट। These laws are most relevant in sports and most of action in sports are related to these law. ओके, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? सबको पता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम क्या है? इसको कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ध्यान रख के चलेंगे। मास और फोर्स में जो रिलेशन है दोस्तों आपको बताने हैं। आप ये कह सकते हैं मास और फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ को हम दोस्तों क्या कहते हैं? चलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रख के चलो। तीसरे का नाम भी बता देता हूँ, तीसरे लॉ का नाम है एक्शन रिएक्शन, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से हमारे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। क्वेश्चन है, कार्ल लुइस इज रिनाउंड लॉन्ग जंपर। व्हेनेवर ही इज गोइंग टू जंप इन अ कंपटीशन ही आस्क्स द ऑडियंस टू क्लैप देयर हैंड्स टिल द कंपटीशन इज टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज जंप। भाई ये तो मोटिवेशन की बात आ गई पूरी पूरी अपना कि भाई तालियां बजाओ जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। वाई डज ही डू दिस थिंग, क्यों करता है या क्या इसका मेन पर्पस है? तो दोस्तों इसका मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन के लिए करा जाता है, सीधी सी बात है, कोई शो ऑफ नहीं है, टैक्टिक नहीं है, स्टाइल नहीं है, मोटिवेशन है। एग्रेशन के टाइप्स बताने हैं आपको, वैसे तो हर बुक में अलग अलग दे रखे हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ, फिर भी 4 तरह के एग्रेशन ज्यादातर देखा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट, it's a mix of conscious and unconscious belief and biases that we hold about ourselves and the world generally. We are talking about which physiological attribute in the above paragraph. किस चीज के बारे में बात करें? कुछ बिलीफ और कुछ बायसेस जो इंसान अपने बारे में लेके चलता है दोस्तों। तो ये क्या है बेसिकली? तो ये है दोस्तों हमारा सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, ये दोस्तों सेल्फ टॉक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब आपको पता ही है, अपने ऊपर पॉजिटिव मोटिवेशन अप्लाई करना, अपने आपको एनकरेज करना कि यस यू कैन डू इट। बेनिफिट बता दो सेल्फ टॉक का, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आप इसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के काम आता है। क्वेश्चन 17 आ चुका है दोस्तों। रोहन इज अ क्लास 12 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड फॉर खेलो इंडिया कोचिंग जंप after training in sports chapters here. After joining, Rohan coach conducted his fitness test to assess his fitness for long jump. The coach found Rohan lacks strength, speed, flexibility, which are essential to perform well in long jump event. Okay, भाई क्या करवाएं रोहन को ताकि उसकी जो फिटनेस है वो इंप्रूव हो जाए? तो आपको सोच समझ के इसका जवाब देना है दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या इसका जवाब होगा दोस्तों। The type of exercise that you want to recommend to Rohan for developing his strength is isometric, isotonic, isokinetic, both BNC. तो दोस्तों आपको बताना है क्या हो इसका सही जवाब। तो इसके लिए आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक दोनों जरूरी है, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आइसोमेट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बताइए आइसोमेट्रिक का कोई यूज नहीं। आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। व्हाट टाइप ऑफ स्पीड इज रिक्वायर्ड बाय रोहन इफ यू वांट टू बी अ लॉन्ग जंपर? कौन सी स्पीड चाहिए भाई? स्टार्टिंग स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड या स्पीड एंड्योरेंस? तो दोस्तों उसको चाहिए मूवमेंट स्पीड, क्योंकि उसको जस्ट लॉन्ग जंप में एकदम मूवमेंट, सडन एकदम मूवमेंट जंप करना है, तो मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। द लॉ ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इज डैश। ओके, ट्रेनिंग के लिए कौन सा लॉ दोस्तों अप्लाई होता है, आपको सोच समझ के बताना है इसके अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ स्पीक्यूटिफाई, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ ओवरलोड या ऑल ऑफ दीज, सब है यार, सब चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। रिया स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज प्रिपेयरिंग फॉर मिडल डिस्टेंस रनिंग इवेंट। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स 100 मीटर रनिंग, 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर जॉगिंग। इन विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज रिया ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर? बताना है कौन सा है,
रिया का, कंटिन्यूस रनिंग मेथड, पार्टली ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, स्पीड ट्रेनिंग मेथड, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है अलग अलग। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, हर अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग चीज कराना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग मेथड का, क्या बिल्डअप कराना चाह रहे हैं दोस्तों, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। ये दोस्तों एंडोरेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, एंडोरेंस इसका सही जवाब है, ठीक है। और लास्ट पार्ट, द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग मेथड विच रिया इज अंडरगोइंग इज दिस। ओके, क्या नुकसान है, स्ट्रेस ज्वाइंट पर होता है, इंजरी का रिस्क है, स्ट्रेस बहुत होता है, सब ठीक है यार, इतनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करी तो रिया गिरी जाएगी यार बेचारी, नुकसान भी हो सकता है रिया को। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं सारे चैप्टर से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से अच्छी तैयारी करिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।